फेयर फंडा। आज हम इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो 2015 में आया है। नवंबर में ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आप अगर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो पे अपने कमेंट दे सकते हैं, साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द हार्ड एनिमल लेयर ऑफ टीथ इज। इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि जो हमारे टीथ में, हमारी बॉडी में, जो हमारे मुंह में जो टीथ होते हैं उसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है जिसको हम एनिमल लेयर कहते हैं। वो किससे मिलकर बनी होती है? यहाँ ऑप्शन में हमें गिवन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। सो ये जो इसका मेन कंपोनेंट है, दैट मीन्स जो एनिमल लेयर का टीथ की जो ऊपर बाहरी लेयर होती है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा सख्त और कठोर लेयर होती है। इसका जो मेन कंपोनेंट है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। सो आंसर इज डी। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज। अब वोल्ट मीटर क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं वोल्ट मीटर क्या होता है। वोल्ट मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके थ्रू वोल्टेज नापी जाती है। दैट मीन्स टू मेजर वोल्टेज। किसी भी सर्किट में वोल्टेज को नापने के लिए वोल्ट मीटर लगाया जाता है। और इसका जो रेजिस्टेंस होता है, इस क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि अगर कोई आइडियल वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोधक क्षमता, मतलब करंट को आने से रोकना, अपने में से करंट को आने से रोकने की उसकी कितनी क्षमता है, इसको हम इस पावर को कहते हैं रेजिस्टेंस। तो जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है। So answer of this question is D. The ideal voltmeter, एक आदर्श जो वोल्ट मीटर होता है उसकी खासियत होती है कि उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट मतलब बहुत ज्यादा, जिसको नापा नहीं जा सकता, इनफाइनाइट। द टू कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इज। हमसे पूछा जा रहा है इकोसिस्टम के दो मेन कंपोनेंट कौन से हैं। सो इकोसिस्टम के जो उसके मेन कंपोनेंट हैं वो है बायोटिक एंड एबायोटिक। सो दीज आर द टू कंपोनेंट ऑफ अ इकोसिस्टम। बायोटिक के अंदर आता है जितनी भी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट होता है और मीन्स एनिमल, ह्यूमन बींग्स, पौधे, ये सब बायोटिक में आते हैं। एबायोटिक फैक्टर में आता है मीन्स एयर एंड देन सॉइल। जितने भी अबायोटिक मीन्स जिनके अंदर जान नहीं होती, वो वाले जो कंपोनेंट होते हैं वो सब अबायोटिक फैक्टर में आते हैं। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बायोटिक एंड अबायोटिक। इसके बीच में स्पेस नहीं है। अब बायोटिक एंड एबायोटिक, ये पूरा एक नेम है। सो आंसर इज बी। टेलीविजन वॉज इन्वेंटेड बाय। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किया था सर J.L. बेयर्ड ने। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। मरकरी थर्मोमीटर वॉज इन्वेंटेड बाय। मरकरी थर्मोमीटर मतलब जो हम थर्मोमीटर अपने डेली यूज में, जब फीवर हमें होता है तो हम जब घर में इस्तेमाल करते हैं वो मरकरी थर्मोमीटर है। ये जो डॉक्टर थर्मोमीटर है उसको मरकरी थर्मोमीटर कहते हैं। इट वॉज इन्वेंटेड बाय फ़ारेनहाइट एंड इसको फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर भी कहते हैं। और इसमें जो टेम्परेचर आता है वो भी फ़ारेनहाइट में ही आता है। वो जो टेम्परेचर मरकरी थर्मोमीटर में आता है वो डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं होता है, वो होता है फ़ारेनहाइट में। सो द मरकरी थर्मोमीटर वॉज इन्वेंटेड बाय फ़ारेनहाइट। So answer is D. In marine whale जो व्हेल मछली होती है, जो इसका साइज बहुत बड़ा होता है, द लिम्स आर मॉडिफाइड एज। उसके जो लिम्स होते हैं वो मॉडिफाई हो गए हैं और उनका नाम क्या रखा गया था? दैट मीन्स उनको हम किस नाम से पुकारते हैं, उनको क्या कहा जाता है इन मैराइन वेल्स में? तो उनको कहा जाता है फ्लिपर्स। वी कॉल इट एज फ्लिपर्स। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। मैराइन वेल के अंदर जो लिम्स होते हैं वो मॉडिफाई हो गए हैं और वो जो मॉडिफाइड लिम्ब हैं उनको नाम दिया गया है फ्लिपर्स। Penicillin was discovered by. Penicillin is an antibiotic. Penicillin is an antibiotic and it was discovered by Alexander Fleming. So answer of this question is B.
विटामिन विच प्रोवाइड इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें वो विटामिन बताना है जो हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है। सिर्फ विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, दैट मीन्स विटामिन सी इज द विटामिन विच प्रोवाइड अस इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीज। और विटामिन के का काम क्या है, ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। दिस इज अ विटामिन विच हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग। Which of the following is the best indicator of SO2 pollution in environment? मतलब इनमें से हमें बताना है कि कौन सा एक ऐसा इंडिकेटर है, दैट मीन्स कि SO2 की जब मात्रा एयर में बढ़ जाती है, दैट मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट जब एयर में उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो किसके ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ता है, तो वो पड़ता है लाइकेन पे असर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। अब लाइकेन क्या है, लाइकेन दे आर एक्चुअल में ये फंगल मीन्स फंगस प्लस एल्गा, इसका कॉम्बिनेशन है। फंगस एंड एल्गा का सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन है, उसको नाम दिया गया है लाइकेन। सो लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड एल्गी। फंगस के जो थ्रेड्स होते हैं वो उसको जो किसी सबस्ट्रेट के ऊपर जो ये उगे होते, दैट मीन्स लाइकेन नॉर्मली बाग पे और ट्रीज के बाग्स पे वहां पर ये उगते हैं। और जो फंगस होती है, फंगस का जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो उसको नीचे से, दैट मीन्स उस सबस्ट्रेट से न्यूट्रिएंट प्रदान करता है। और जो एल्गाई वाला पोर्शन है वो मीन्स फूड प्रिपेयर करने का काम करता है। सो दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। मतलब दोनों ही इसके कंपोनेंट आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं। सो लाइकेन पे सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। अगर एनवायरनमेंट में एयर में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है सो लाइकेन की ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो सो दैट इज़ व्हाई वी कॉल्ड इट ऑल्सो एज अ बायो इंडिकेटर। ये बायो इंडिकेटर भी है, बायो इंडिकेटर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के किस पार्ट द्वारा रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग मूवमेंट कंट्रोल किया जाता है? सो वो कंट्रोल किया जाता है बाय द मेडुला ऑब्लंगेटा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। देयर आर टू मेटल्स विच आर नॉन सिल्वर इन कलर्स। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि हाँ हमें कुछ मेटल्स के पेयर दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से वो दो मेटल हैं जिनके अंदर जो दैट मीन्स नॉन सिल्वर चमक आती है, मीन्स वो सिल्वर अपीयरेंस में सिल्वर जैसे नहीं दिखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं पैलेडियम एंड प्लेटिनम, ये शायद आपने देखे भी होंगे। प्लेटिनम तो आपने जरूर देखा होगा, इसकी जो चमक होती है वो सिल्वर चमक होती है। निकेल एंड जिंक की भी सिल्वर चमक होती है। सोडियम एंड मैग्नीशियम, सोडियम और मैग्नीशियम की प्योरली सिल्वर जैसी चमक होती है। अगर आप प्योर सोडियम का मेटल अगर आप लैब में देखें या मैग्नीशियम का जो मेटल है वो उसको आप लैब में देखें सो बिल्कुल ये चांदी की तरह चमकता है ये। सो देयरफॉर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कॉपर एंड गोल्ड। कॉपर एंड गोल्ड की जो चमक होती है वो सिल्वर जैसी नहीं होती है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। Which gas is responsible for the depletion of ozone layer around the earth which protect us from the harmful UV rays? ओजोन की जो लेयर है उसके डिप्लीशन में सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है वो ओजोन की which gas is responsible for the depletion of ozone layer around the earth which protect us from the harmful UV rays? ओजोन की लेयर के जो डिप्लेशन का जो मेन कारण है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ओजोन को डिके कर देते हैं और ये ओजोन क्या करता है, ये ओजोन की जो लेयर है ये हमें हार्मफुल यूवी रेज से बचाती है। ये जो हार्मफुल यूवी रेज हैं अगर ये डायरेक्ट हमारे कांटेक्ट में आती हैं सन की तो इट कॉजेस कैंसर, ये कैंसर कॉजिंग होती हैं। एंड ओजोन की जो लेयर होती है वो इन हार्मफुल यूवी रेज से हमें बचाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो एमिशन है उसकी वजह से ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहा है। सो दैट इज वाई कि अब यूवी रेज सन से बड़े आराम से हम तक पहुंच रही हैं। देयरफॉर अब आपने देखा होगा कि जो स्किन डिजीज हैं, नॉर्मली भी स्किन डिजीज की मतलब देखा जाए तो काफी ज्यादा वो बढ़ता जा रहा है।
लोगों में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर से यूवी रेज के कैंसर भी कॉज हो सकता है. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी. Which scientist wrote the book called A Brief History of Time? A Brief History of Time is written by Stephen Hawking. So answer of this question is A. Sir Stephen Hawking ने एक बुक लिखी, इसका नाम है A Brief History of Time. Who is the founder of homeopathy? होम्योपैथिक के फाउंडर कौन है? होम्योपैथिक के फाउंडर हैं सर हेनमैन. So D is the answer. A plain glass slab is placed over a colored letters. Which letter appear least raised is? यहाँ हमसे एक फिनोमिनन पूछा गया है, फिजिक्स का ये क्वेश्चन है कि अगर हमने मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर है जिसपे कुछ लिखा हुआ है और उसमें कुछ कलर्ड लेटर्स हैं, उसके ऊपर एक प्लेन ग्लास स्लैब रख दी जाए. एक प्लेन ग्लास स्लैब रखी हुई है, अब वो हमें लेटर उठे हुए नजर आएंगे. दैट मीन्स थोड़ी वो लेटर हमें अपनी तरफ को नजर आएंगे. उसमें से हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा लेटर है जो सबसे कम उठा नजर आएगा. सो दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय द फिनोमिनन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो इस फिनोमिनन के बेस पे हम इसको आंसर करेंगे. रिफ्रैक्शन क्या है? जब भी यहाँ हम इसको शॉर्ट में डिस्कस करते हैं, अभी जब लाइट का हम फिजिक्स में पोर्शन इसका कवर करेंगे तभी डिटेल में आएगा कि रिफ्रैक्शन का फिनोमिनन क्या है. जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, इसका मतलब है कि अभी लाइट है एयर में. ये मान लीजिए कि लाइट इस वक्त यहाँ पे इंसिडेंस हुई. इस वक्त ये लाइट कौन से मीडियम में है? ये मान लीजिए कि इस वक्त एयर मीडियम में है. उसके बाद एक ग्लास स्लैब में एंटर हुई. अब उसका मीडियम बदला. जब उसका मीडियम उसका बदलता है तो इस लाइट रे का पाथ भी चेंज हो जाता है. दिस इज अ फिनोमिनन ऑफ रिफ्रैक्शन. इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको शॉर्ट में इसको डिस्कस कर लेते हैं. ये मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया. ये लाइट रे इंसिडेंट लाइट रे है. जैसे ही वो इस ग्लास स्लैब से टकराएगी सो इसका पाथ चेंज होगा और इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये इस वक्त यहाँ पे जाके स्ट्राइक हुई और अब ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल. यहाँ पे इसका पाथ अब ये हो जाएगा. वैसे इसका पाथ क्या होना चाहिए था? इस तरीके से, लेकिन ये इधर नहीं जाएगी, ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल. और एक और यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करें. इसके बाद जैसे ही अब ये इस ग्लास मीडियम से फिर से एयर की तरफ दोबारा से एयर मीडियम में जाएगी, फिर से अपना पाथ चेंज करेगी. इट बेंड अवे द नॉर्मल, देन इट बेंड्स अवे द नॉर्मल. सो दिस इज द फिनोमिनन ऑफ रिफ्रैक्शन. इसके बेस पे हम इसका आंसर करते हैं, क्योंकि रेड, ब्लू, वॉयलेट एंड ग्रीन, इसमें से सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ है वो रेड की है और सबसे जो कम वेवलेंथ है वो वॉयलेट कलर की है. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, बिकॉज इट हैज द लीस्ट वेवलेंथ. इसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा कम है. सो देयरफॉर ये हमें सबसे कम उठा हुआ नजर आएगा. वॉयलेट कलर का जो लेटर है ये हमें सबसे कम उठा हुआ नजर आएगा. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी. मास नंबर इज द सम ऑफ, जैसे कि हमने केमिस्ट्री की वीडियो में भी अभी तक डिस्कस हम कर चुके हैं कि जब हम किसी एटम के बारे में बात करते हैं तो उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है एंड इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. ये मान लीजिए कि ऑर्बिट्स हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं. तो जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर पूरा, दैट मीन्स एटम का जो मास सेंटर्ड होता है वो न्यूक्लियस में सेंटर्ड होता है. और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियॉन्स. और ये न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? these न्यूक्लियॉन्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन plus neutrons. So therefore mass number is given by sum of these two. Mass number of an atom is equal to the number of proton plus number of neutron. So answer of this question is number of proton and number of neutron. That is the answer. And atomic number is given by number of proton, खाली सिर्फ और सिर्फ number of proton equal to number of electrons.
किसी भी एटम में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जो एटम होता है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। सो अगर हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम के बारे में बात करते हैं, मतलब उसका चार्ज होल उसका जो चार्ज है वो 0 है। सो देयरफॉर उस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज गिवन बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप कोई भी ले सकते हैं, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे कैलकुलेट कर लीजिए या नंबर ऑफ प्रोटॉन वहां पे कैलकुलेट कर लीजिए, वो इक्वल हो जाएगा एटॉमिक नंबर के। जबकि अगर हम मास नंबर के बारे में बात करते हैं, दैट मीन्स मास ऑफ एन एटम इट इज गिवन बाय द सम ऑफ दीज टू, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये हमें देते हैं कि मास नंबर क्या है एटम का। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। विद दिस वी एंड्स आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दिस इज आवर करंट अफेयर पेज, दिस इज आवर ट्विटर हैंडल लिंक, और इसके साथ ही हमारे स्टडी ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। इसके अलावा केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायो में अभी तक काफ़ी टॉपिक कवर किए जा चुके हैं, अगर आपने वो सब नहीं देखे हैं सो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो ऑल्सो। इसके अलावा CHSL SSC CHSL के और भी क्वेश्चन पेपर की जो सेट है वो हम लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, हैव अ नाइस डे।